हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 7 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एंड तक पूरे सेशन को ध्यान से देखिए। रिलैक्स हो जाइए, पूरा सेशन इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से देखिएगा पूरे सेशन को। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर जाकर आप डेली करंट अफेयर का एक मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर मॉक टेस्ट लगाइए। टॉप 20 क्वेश्चन वहां पर आपको रोज मिलते हैं करंट अफेयर के, तो उस टेस्ट को भी लगाइए, जिससे आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आप पीडीएफ कहां मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर की। शुरू करें सेशन को। 7 दिसंबर के सभी करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर आपके लिए। दिसंबर 2024 में नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इनॉग्रेशन किसने किया? देखिए, यहां पर अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल या महोत्सव की हम बात करते हैं तो इसके इनॉग्रेशन का श्रेय दिया जाता है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य ना, उनका एक उत्सव है जिसे अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, और नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया है हाल ही में। इसका जो मैस्कॉट है ना, एक पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाली एक छोटी सी लड़की है, जिसको नाम दिया गया है पूर्वी। तो यहां पर आपको मैस्कॉट भी पता चल जाता है अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल का। ओके, पूरी डिटेल शुरू से देखेंगे। 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, वहां पर अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल का हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट हैं, उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, और उन्हीं का एक उत्सव है जिसे अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट जो कि हमारी एसेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 8 राज्यों का एक उत्सव है। एक्चुअल में होता क्या है कि अष्टलक्ष्मी जो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, उसमें इन 8 राज्यों का जो ट्रेडिशन है, जो आर्ट है, जो क्राफ्ट है, इसके अलावा 8 राज्यों का जो हैंडलूम उद्योग है, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट है, इसके अलावा टूरिज्म, इन सभी को प्रमोट करने के लिए आयोजित किया जाता है अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल। प्रदर्शनी लगाई जाती है, एग्जीबिशन लगाया जाता है, और 8 राज्यों की जो संपदा है उनको प्रमोट किया जाता है स्पेशली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 8 राज्य कहीं ना कहीं हमारी एसेट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनके लिए जो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, इनका जो फेस्टिवल है वो अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिसंबर को इनॉग्रेशन किया है इसका भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। उद्देश्य आपको नॉर्मली पता चल गया होगा। ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर जो कल्चरल हेरिटेज है पूर्वोत्तर राज्यों की, उनका संरक्षण करना, उनको वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं पहचान दिलाना, इनके कल्चर को प्रमोट करना, इन सेक्टर में, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में टूरिज्म को बढ़ावा देना ऑब्जेक्टिव है अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल का। शुभंकर या मैस्कॉट, अभी मैंने आपको बताया, पूर्वी नाम दिया गया है मैस्कॉट को। एक छोटी सी लड़की है जो कि रिप्रेजेंट करती है इन 8 राज्यों को, जो कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं। सेकेंड क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इन्फ्लेशन के अनुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया है? इन्फ्लेशन जानते क्या होता है? इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, जब देश में महंगाई बढ़ जाए। यह कब होता है? जब डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है वस्तुओं की, सेवाओं की, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में वस्तुएं महंगी हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो मुद्रा का मूल्य होता है ना, वो गिरने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप छोटे थे तो 1 रुपए की चॉकलेट खरीदते थे आप, तब वो चॉकलेट 1 रुपए की आती थी और आप 1 रुपए में एक खरीदते थे। फॉर एग्जाम्पल, इक्लियर्स, एक चॉकलेट हम खाते थे, वो 1 रुपए की पहले एक आती थी, लेकिन अब वो चॉकलेट है ना 2 रुपए की एक आती है। महंगाई बढ़ गई है, मुद्रा का रेट गिरा है आपके। पहले आप 1 रुपए आपका इतना स्ट्रांग था कि वो एक चॉकलेट खरीद पाता था,
लेकिन अब वो 1 रुपया इतना स्ट्रांग नहीं रहा, 1 रुपए की एक्चुअल वैल्यू 50% घट गई है, तभी तो आपको 2 रुपए में एक चॉकलेट मिल रही है। तो ये जो है ना, ये मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन इसे कहा जाता है। किसी और लेक्चर में और ज्यादा डेप्थ में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। अब आरबीआई ने देखिए हाल ही में डेटा जारी किया है और 2025 के लिए इन्फ्लेशन का जो अनुमान था ना पहले, उसे बढ़ाकर 4.8% कर दिया है आरबीआई ने 2025 के लिए। 4.8%। इन्फ्लेशन क्या होता है यह आपको समझ में आ गया है ना। जब महंगाई बढ़ जाती है, कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है, तो यह इन्फ्लेशन है। 6 दिसंबर 2024 को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके जो निर्णय है, जो डिसीजन है, उनके बारे में बताया है। और दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो इन्फ्लेशन का अनुमान था, पहले था 4.5% का, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 4.8%। इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी इसलिए की गई है क्योंकि भारत में खाद्य कीमतों में वृद्धि हो रही है और अन्य फैक्टर्स भी हैं, जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, और उसके मान में अगर हम वस्तु की सप्लाई देखें, सेवाओं की सप्लाई देखें, तो वो नहीं हो पा रही। तो इस कारण इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। पहले ही अनुमान 4.5% का था, जिसे बढ़ाकर 4.8% किया गया है। इसके अलावा जो रेपो रेट है ना, उसको सेम रखा गया है 6.5%, और जो बैंक दर है 6.75%, इसको भी समान रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो कि 7.2% था पहले, उसे घटाकर 6.6% किया गया है। ठीक है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटाकर 6.6% किया है। कहीं ना कहीं नेगेटिव असर है इकोनॉमी पर, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, जो कि कैश रिजर्व रेशो होता था सीआरआर बैंकों का, वो पहले 4.50% था, जिसे घटाकर 4% कर दिया गया है, 4.5 से 4% कर दिया गया है, ताकि जो बैंक हैं उनको लोन देने में आसानी हो, मार्केट में पैसा फ्लो करने में आसानी हो। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यहां पर बात करते हैं तो एक स्टेचुअरी बॉडी है। 27 जून 2016 को इसका गठन किया गया था। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखना है ना, जो मूल्य की स्थिरता होती है उसको बनाए रखना और आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है। इसको बढ़ावा देने का काम करती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इसके मेंबर की बात करें तो 6 सदस्य होते हैं, इसमें 3 तो लिए जाते हैं आरबीआई से और 3 लोगों को भारत सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। अध्यक्ष हमेशा आरबीआई गवर्नर होते हैं और वर्तमान में ये, क्योंकि शक्तिकांत दास हैं, तो ये वर्तमान में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष हैं और आरबीआई गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी का मेरा कोर्स अवेलेबल है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, पीएससी की, या फिर सेंट्रल में यूपीएससी की, तो आप इस रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए, जहां पर आपको पॉलिटी के सभी टॉपिक बहुत ही डेप्थ में मैंने क्लियर करवाए हैं, सिविल सर्विसेज की मेंस के अकॉर्डिंग, आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे हर टॉपिक के। टेस्ट आप लगा सकते हैं, आंसर राइटिंग की यहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और इसके अलावा अगर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंडियन पॉलिटी का वनडे एग्जाम के लिए जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर फैक्चुअल डेटा पर ज्यादा बात की गई है और यहां पर आपको रिकॉर्डेड क्लास के अलावा यहां पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे हर टॉपिक के, और साथ ही साथ आप टॉपिक वाइज टेस्ट को भी यहां पर लगा सकते हैं। तो दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ध्यान से आप ज्वाइन कीजिएगा, अवेल कीजिएगा, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से। कोई भी आपको डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर मैंने दिया है, यहां पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी। और अगर आप डायरेक्ट अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों की, आप वहां से अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे थर्ड क्वेश्चन।
दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है ना, ये बनाए गए हैं कालिदास कोलंबकर। देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, पहले तो ये समझे। जब भी नई विधानसभा आती है या केंद्र में नई लोकसभा आती है, तो देखिए पहली जो बैठक होगी वहां तो अध्यक्ष स्पीकर के लिए इलेक्शन होगा, लेकिन पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उसको कौन संभालेगा? जब पहली बैठक में सभी जो सदस्य हैं, जैसे हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जैसे नई विधानसभा आई, चुनाव हुए अभी, है ना, महायुति अलायंस की गवर्नमेंट बनी, देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं महाराष्ट्र में। अब अगर वहां पर नई विधानसभा शुरू होती है तो पहली विधानसभा में तो विधानसभा का कोई अध्यक्ष होगा नहीं, तो वहां पर एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है पहली बैठक के लिए। काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का? वो सदन की कार्रवाई का संचालन करता है पहली बैठक में, और जो सदस्य होते हैं ना उनको शपथ दिलवाता है। और इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है ना, उसको कंडक्ट कराने का काम एक प्रोटेम स्पीकर का होता है। एज के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर जो भी सबसे सीनियर मेंबर है सदन का, केंद्र में लोकसभा हो तो वहां का, और राज्य की विधानसभा की बात हो रही है तो वहां का, वो नॉर्मली प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है राज्य में विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। और केंद्र में होता तो ये राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते प्रोटेम स्पीकर को, अगर लोकसभा की बात होती। तो यहां पर कालिदास कोलंबकर महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में। इजी सा क्वेश्चन था। मुंबई के राजभवन में विधायक कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया, शपथ दिलवाई गई। 7 से लेकर 9 दिसंबर तक जो चलेगा विधानसभा महाराष्ट्र में, उसकी अध्यक्षता करते हुए ये दिखाई देंगे। और जैसे ही अध्यक्ष का इलेक्शन हो जाएगा, नया अध्यक्ष चुन के आ जाएगा, इनका काम खत्म। प्रोटेम स्पीकर का नॉर्मली इतना ही काम होता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन सारी मैं आपको बता चुका हूं कि काम क्या होता है और अपॉइंट कौन करता है स्टेट में। आगे बढ़ेंगे। केंद्र और एशियाई विकास बैंक के मध्य में मेघालय में जलवायु अनुकूल जल संग्रहण परियोजना के लिए कितने रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखिए, मेघालय राज्य में क्लाइमेट रेसिलिएंट वाटर शेड प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में समझौता हुआ है, ठीक है ना। किसके मध्य में हुआ है? तो यह हुआ है केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के मध्य में। स्पेशली मेघालय राज्य में जलवायु अनुकूल जल संग्रहण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडियन गवर्नमेंट को लोन देगा 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, ठीक है। यह समझौता हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और एशियाई विकास बैंक के मध्य में। डन। ये जो ऋण है ना, इसका उपयोग मेघालय के 12 जिलों में 532 जो वाटर स्टोरेज फैसिलिटी है उनको बनाने में इन पैसों का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल तालाब का निर्माण कर लिया, है ना, झील का निर्माण कर लिया, ऐसे जो वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज है उनको बनाने के लिए मेघालय में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यूज किया जाने वाला है। तो आंसर मिल गया हमको 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह समझौता हुआ है इंडिया और एशियाई विकास बैंक के मध्य में। मेघालय में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सेस टू वाटर, जल तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जो सामुदायिक लचीलापन है ना, सामुदायिक जो तैयारियां है उनको मजबूती प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है कि मेघालय के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है, स्पेशली मेघालय स्टेट के लिए। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन या चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन किया जा रहा है बहरीन में। आंसर डी। कहां पर? बहरीन, ठीक है। दिसंबर 2024 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत बहरीन के मनामा में की गई। इंडिया की ओर से देखिए जो पुरुष वर्ग है उसमें से तो कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन महिला वर्ग में 3 फीमेल प्लेयर पार्टिसिपेट कर रही है वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। एक है ज्ञानेश्वरी यादव, एक है बिंदिया रानी देवी, ये बहुत ही फेमस है, और
दीतिमानी सोनोवाल। ये 3 महिला वेट लिफ्टर है जो कि पार्टिसिपेट करेगी, भारत को रिप्रेजेंट करेगी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। बहरीन के मनामा में इसका आयोजन किया जा रहा है। इन तीनों फीमेल जो प्लेयर है हमारे, जो रेसलर तो नहीं बोला ना, वेट लिफ्टर जो हमारे प्लेयर हैं तीनों फीमेल में, उन्हें याद रखिएगा, इनके नाम पूछे जाते हैं या फिर नाम देके पूछ लेगा कि किस खेल से संबंधित है। तो ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है, इनकी बात करें तो ज्ञानेश्वरी यादव 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को रिप्रेजेंट करेगी वेट लिफ्टिंग में, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। बिंदिया रानी देवी की बात करें तो 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी, और दीतिमानी सोनोवाल की बात करें, दीतिमानी सोनोवाल तो 64 केजी वेट कैटेगरी में ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो इन तीनों के नाम याद रखना स्पेशली कि भैया किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, तो इजी हो जाता है। आंसर हमने ले लिया था भैया कि वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो बहरीन के मनामा नाम के प्लेस पर। अब वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है और शुरुआत की गई थी 1891 में, 1891 में। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है? 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, विश्व मृदा दिवस। ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। कब? 5 दिसंबर। ठीक है, 2024 में जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया ना, उसकी थीम की बात करें तो केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। 2024 में विश्व मृदा दिवस की थीम है। 2023 में सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, वर्ल्ड सॉइल डे की थीम थी। तो 2023 और 2024 दोनों की थीमें यहां पर पता चल गई। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में अनाउंस किया था कि 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सॉइल डे मनाएंगे, और पहली बार ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया वर्ल्ड सॉइल डे 2014 में। ठीक है, पहली बार मनाया कब गया, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है 2014 में। उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा, मृदा संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, इसके लिए मृदा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और मृदा क्षरण को रोकने के लिए पॉलिसीज जो कोई भी देश बनाता है वो अच्छी बनाए, पॉलिसीज का ध्यान रखे ताकि भैया मृदा संरक्षण के लिए काम किया जा सके, जिसमें गवर्नमेंट की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पर आए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसके द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए अन्न चक्र लॉन्च किया गया? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, पीडीएस के नाम से। आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में कंट्रोल पर गेहूं मिलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो, जिसे कंट्रोल कहा जाता है ना, उस पर गेहूं मिलता है ना, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल है उसका, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कंट्रोल पे जा रहे गेहूं लेने, आपने देखा होगा। वहीं से आपको पता है राशन वितरित किया जाता है गरीब वर्गों में। तो पीडीएस के लिए अभी अन्न चक्र को लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने। आंसर हो जाएगा आंसर ए। बात करेंगे अन्न चक्र की भी बात करेंगे, लेकिन पहले यह देख लें कि प्रहलाद जोशी कौन है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने हाल ही में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, यह जो कार्यक्रम है नॉर्मली चला कौन रहा है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक तो यह है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कि आईआईटी दिल्ली के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा विकसित किया गया है स्कैन पोर्टल और अन्न चक्र को। सबसे पहले बात करेंगे अन्न चक्र की। एक ऐसा टूल है जो कि राज्यों में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत जो फूड दिया जाता है उसकी आपूर्ति
और सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अन्न चक्र नाम का टूल यूज किया जाना है। इस उपकरण को यूज किया जाएगा ताकि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों तक मुफ्त गेहूं और जो चावल दिया जा रहा है वो फ्लो के साथ दिया जा सके, और इससे क्या होगा 250 करोड़ रुपए तक की भी बचत केंद्र सरकार को होगी, क्योंकि वेस्ट नहीं जाएगा कुछ भी। तो ये हो गया अन्न चक्र। अब एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्कैन पोर्टल। हर राज्य अपने यहां पर जो भी लाभार्थी है उनकी सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे, डेटा सबमिट करेंगे, और उनको जो भी सब्सिडी उन लाभार्थियों पर मिलने वाली है जो चाहिए, उनका पूरा डेटा और उसकी प्रोसेस के लिए स्कैन पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है, ताकि जो लाभार्थी नहीं है और जो अवैध रूप से राशन पा रहे हो उनका भी डेटा मिलेगा यहां पर, क्योंकि बिना डेटा सबमिट किए तो राशन दिया नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और 250 करोड़ रुपए तक का गवर्नमेंट को हर साल कहीं ना कहीं बचत होगी केंद्र सरकार को। तो स्कैन पोर्टल और अन्न चक्र को प्रहलाद जोशी ने हाल ही में लॉन्च किया है। आगे आएंगे, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 से किस देश को सम्मानित किया गया है? ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 यह दिया गया है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया को। ठीक है, एशियन पैसिफिक रीजन के लिए यह जो अवार्ड है इस साल इंडिया को दिया गया है। देखिए अवार्ड क्या है, क्यों दिया जाता है? तो नॉर्मली ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करने वाले देश को दिया जाता है। अब भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। सऊदी अरब के रियाद में रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम में जो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष है, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अजमान, इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता। तो इनके द्वारा ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया है सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करने के लिए इंडिया को। इंडिया ने अपनी जितनी भी स्कीम्स है ना, जैसे ई गवर्नेंस और जो भी चलाई जा रही है सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से, उसमें बहुत ही अच्छा काम किया है। इसलिए इंडिया को ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इस अवार्ड की बात करें तो यह अवार्ड ऐसी किसी भी संस्था या इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया जा सकता है, संस्थान या देश को दिया जा सकता है जिसने सोशल सिक्योरिटी के लिए काम किया हो, इनोवेशन को बढ़ावा दिया हो, तो ऐसी संस्था या देश को दिया जा सकता है। ठीक है, यहां पर इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की बात करें क्योंकि इन्हीं के नाम पर अवार्ड है और यही संस्था दे रही है, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करती है, सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करने और विकसित करने के लिए काम करती है। ISSA की स्थापना 1927 में की गई थी और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसी का ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 में किसे दिया गया है? इंडिया को। ठीक है, यूरोग्रिप टायर ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यूरोग्रिप टायर इसने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, एक टायर कंपनी है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा, इटली की टायर कंपनी है ये, इटली देश की यूरोग्रिप टायर्स। ठीक है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है ना, IPL में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं, झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं। आपको महेंद्र सिंह धोनी के अवार्ड में पद्मश्री तो याद रखना पड़ेगा। 2009 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण दिया गया था 2018 में। तो ये दो हैं पद्म अवार्ड, तो ये याद रखिए। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2008 में दिया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए, इंडियन साइन लैंग्वेजेस के लिए किस DTH चैनल का शुभारंभ किया गया? तो इंडियन साइन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए एक DTH चैनल का शुभारंभ किया गया है और इसे नाम दिया गया है PME विद्या।
क्या नाम दिया गया? पीएम ई विद्या। साइन लैंग्वेजेस के लिए पर्टिकुलर एक चैनल है, डीटीएच चैनल। साइन लैंग्वेज जानते हैं क्या होती है? जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो नॉर्मली बोलने के लिए साइन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, ठीक है, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, ताकि भावनाओं के माध्यम से, विचार के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं, हाथों को साइन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो भारत में इन जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना, ठीक है ना। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए या फिर इंडियन साइन लैंग्वेजेस के लिए पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल का शुभारंभ किया है ना। उद्देश्य क्या है भाई? तो 2020 में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, उसमें एक की पॉइंट था कि भाई सभी तक शिक्षा को पहुंचाया जाएगा। अब कोई अगर बोल नहीं पा रहा है या सुन नहीं पा रहा है तो उस आधार पर वो शिक्षा से वंचित रह जाए? नहीं। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक साइन लैंग्वेज चैनल लॉन्च किया गया है और इसको नाम दिया गया है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल। याद रहेगा, आंसर ले लिया है क्या हमने? ये रहा पीएम ई विद्या, ठीक है। चलिए, तो यहां पर 7 दिसंबर के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं हमारे, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम लास्ट सेशन के जो हमारे करंट अफेयर हैं उनको एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? इंडिया ने किसको हराया? पाकिस्तान। ब्रिटेन के प्रसिद्ध टर्नर प्राइज 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो यह है जसलीन कौर। शीतकालीन सत्र के दौरान रेल संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो रेल संशोधन विधेयक को पेश किया है अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मंत्री, ठीक है। दिसंबर 2024 में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो यह है रघुवेंद्र तंवर। 29th भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई है नई दिल्ली। वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 तक भारत का कुल विदेशी कर्ज कितना है? तो यह है 646.79 अरब अमेरिकी डॉलर, ठीक है, बिलियन अमेरिकी डॉलर। इंडियन नेवी डे 2024 की थीम क्या है? तो स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन थीम है इंडियन नेवी डे की 2024 में। आंसर हो जाएगा आंसर ए। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध खिलाड़ी राज मनचंदा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था या किस खेल से था? तो यह है स्क्वैश। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है? तो दो हैं, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, ठीक है। 10th खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। आंसर ए। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, यहां पर रिवाइज कर लिया। अब हम लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर लेंगे। संविधान के किस आर्टिकल के तहत नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? तो यह आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 16। वैसे मैंने आपको पूरी पॉलिटी डिटेल में पढ़ाई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया ऑफर ऑफ द डे में। आज पॉलिटी ही आपके लिए, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी की बात करें तो ये कृष्णा रिवर की सहायक नदी है, जो कि तेलंगाना राज्य में बहती है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि किन नदियों के संगम पर है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है बिहार, बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। तो क्लियर रखना दोनों क्वेश्चन। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, इकोनॉमिक्स का नोबेल पहली बार किस वर्ष में दिया गया था? इंटरनेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कैंसर डे की यहां पर बात की गई है। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, तो ये सही कर लेना, इंटरनेशनल कैंसर डे है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे?
तो ये तीसरा क्वेश्चन है। तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।